हेलो फ्रेंड्स, अगर हम सील की बात करें तो सील मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जैसे मैकेनिकल सील, ऑयल सील, लीवरेंस सील, हनी सील और बेयरिंग आइसोलेटर। बेयरिंग आइसोलेटर भी एक मैकेनिकल सील टाइप का ही होता है जो बेयरिंग की लाइफ बढ़ाने के काम में आता है। अगर हम उस सील को यूज करेंगे तो बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। और मैकेनिकल सील को कई भागों में बांटा गया है, जैसे मैकेनिकल सील, कार्ट्रिज टाइप, नॉन कार्ट्रिज टाइप। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और मैकेनिकल सील है जो स्प्लिट टाइप है। और इसी मैकेनिकल सील में एक पुशर, नॉन पुशर, बैलेंस, अनबैलेंस सील भी होता है। तो आइए आज हम स्प्लिट सील के बारे में जानेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कैसे काम करता है और इसको कैसे असेंबल किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है इसको असेंबल करना और ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानना, तभी आप नेक्स्ट फ्यूचर में इंटरव्यू दे सकते हैं और कोई भी सवाल पूछता है तो उसको आप सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है पर्याप्त टूल्स की, जिसमें आप एलन की सेट लेंगे, रेचेट लेंगे, सॉकेट लेंगे और एलन की रेचेट सॉकेट भी लेंगे और एक वर्नियर कैलिपर भी चाहिए, क्योंकि जब भी असेंबल करेंगे तो आपको साइज भी परफेक्ट चेक करना है। अगर साइज डिफरेंट है तो असेंबली में प्रॉब्लम आएगा और सील सही से काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टूल्स लिए गए हैं, जैसे एलन की है। एलन की एज पर डिजाइन साइज के हिसाब से हो सकता है, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 5 mm या फिर इंचेस में भी हो सकता है। तो जो भी एलन की रिक्वायरमेंट होगी उसको लेंगे। उसके बाद एलन की रैचेट भी लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, और एलन की रैचेट और सॉकेट भी आप ले सकते हैं रैचेट। उसके बाद एक वर्नियर कैलिपर जिससे आप साइज चेक करेंगे। ये सब कुछ लेने के बाद आप असेंबली शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्प्लिट टाइप मैकेनिकल सील है वो 2 भाग में आया हुआ है। तो यहाँ पर एक है स्टेशनरी पार्ट और ये है रोटरी पार्ट। दोनों ही कार्बन हो सकते हैं, नहीं तो एक कार्बन, एक टंगस्टन कार्बाइड हो सकता है। इसमें एज पर डिजाइन डिपेंड करता है, सील कहाँ पर यूज हो रहा है, किस काम के लिए यूज हो रहा है, उसी के हिसाब से इसका डिजाइन किया जाता है मटेरियल्स का। तो यहाँ पर एक हार्ड, एक सरफेस हो सकता है नॉर्मल, और एक नॉर्मल और एक हार्ड हो सकता है, नहीं तो दोनों ही हार्ड हो सकते हैं, जैसे एक सिलिकॉन कार्बाइड, एक टंगस्टन कार्बाइड भी हो सकता है। एज पर डिजाइन डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर ये सील के साथ ही 2 पत्ती आती है जो हमारा सील का टेंशन बनाने में मदद करती है। जैसे सील में कितना कंप्रेस देना है उसके हिसाब से ये पत्ती दिया गया है। ये पत्ती आप लगा के असेंबल करेंगे। इसको हम देख लेते हैं कैसे असेंबल किया जाता है। बहुत सारे टाइप के मैकेनिकल सील हैं, उन सभी पे मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा और एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें सभी सील्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसके स्प्लिटिंग को अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों कवर को ज्वाइंट किया हुआ है, तो उसको अलग करने के बाद आप बिल्कुल आराम से एक स्क्रू ड्राइवर के मदद से आप इसको अलग करेंगे और नॉर्मल हैंड से ही आप इसको अलग करेंगे, नहीं तो इसमें डैमेज हो सकता है पार्ट। जैसे ये कार्बन का पीस है तो भी डैमेज हो जाएगा और इसके अंदर में यहाँ पर एक्चुअल में सील है, ये स्टेशनरी सील है और यहाँ इसके अंदर में स्टेशनरी ये कार्बन पीस हो सकता है, नहीं तो टंगस्टन कार्बाइड हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप इसको नॉर्मली अलग कर लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से। ये ध्यान देना है आपको कोई भी पार्ट डैमेज ना हो। उसके बाद उसको सेपरेट रख देंगे। फिर आप रोटरी पार्ट को अलग करेंगे। ये भी स्प्लिट टाइप में है, इसको आप आराम से खोल के अलग कर लेंगे। इसमें भी ये वाला पीस आप देख सकते हैं, इसमें कार्बन हो सकता है, नहीं तो ये भी टंगस्टन या फिर कार्बाइड सिलिकॉन हो सकता है। ये एज पर डिजाइन डिपेंड करता है, लेकिन आपको दोनों ही मटेरियल्स को सेव रखना है, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है। और यहाँ पर ओरिंग दिया गया है जो हमारा रोटरी पार्ट के एक फेस को फिक्स करता है, जबकि यहाँ पर ये ओरिंग दिया गया है ये शाफ्ट के साथ सीलिंग करता है। शाफ्ट के साथ कोई भी लिक्विड बाहर ना आ जाए उसके लिए ओरिंग दिया गया है, तो वो शाफ्ट से
कोई लिक्विड बाहर आएगा तो उसको सीलिंग करता है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉल्फिन है जो दोनों स्प्लिट पीसेस को सेंटर बनाने का काम करता है और ये बहुत ही आसान असेंबली हो जाता है। इससे आपको बिना पंप को ओपन किए, बेयरिंग रिमूव किए आप इसको असेंबल कर सकते हैं। उसके बाद आप शाफ्ट को बिल्कुल एक नॉर्मल पेपर से या फिर व्हाइट कपड़ा से इसको क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी बर्स या फिर कोई भी डस्ट या फिर कोई भी कचरा इसके ऊपर न रहे, नहीं तो आपको असेंबली में प्रॉब्लम आएगी और रनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसको बिल्कुल आसानी से और आराम से पिन को बैठा देंगे और सील का फेस बाहर की साइड में रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे असेंबल किया जा रहा है। उसके बाद आप इसको रोटेट करके भी चेक करेंगे बीच बीच में ताकि हमारा सील रोटेट हो रहा है नहीं या फिर फ्री है कि नहीं है। ये टाइट करने के बाद ही शाफ्ट में एग्जैक्ट फिक्स होता है, नहीं तो ये फ्री होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एलंकी ये फुल टाइट नहीं किया गया है। एलंकी फुल टाइट तब किया जाएगा जब हम गैप मेंटेन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पत्ती इधर और एक पत्ती उधर लगाया जा रहा है। इसका काम क्या है, सिल में कितना टेंशन देना है उसी के हिसाब से ये पत्ती हमारा यहाँ पर लगाया जाता है। तो पत्ती जब हम इसको लगाते हैं तो जब भी हम आउटसाइड कवर यानी कि स्टेशनरी पार्ट फिट करेंगे तो हमारा टेंशन उसी के हिसाब से इस स्प्रिंग में या फिर स्टेशनरी पार्ट में मिलेगा। इस स्प्लिट टाइप मैकेनिकल सील में हमारा जो स्प्रिंग होता है वो स्टेशनरी पार्ट में होता है एज पर डिजाइन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेचेट के थ्रू इसको टाइट किया जा रहा है यानी कि टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच के से क्यों टाइट किया जा रहा है ये आप सोच सकते हैं। इसमें बोल्ट में ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए टाइट करते टाइम और कम भी नहीं होना चाहिए। कम है तो लीकेज हो जाएगा, ज्यादा है तो बोल्ट डैमेज हो सकता है, सील का ओरिंग खराब हो सकता है और यहाँ इसका कार्बन पीसेस भी खराब हो सकता है। इसीलिए टॉर्क रिंच का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्क रिंच का इस्तेमाल आप करेंगे तो कितना एनएम रखना है उसका टॉर्क वैल्यू आप ड्राइंग में देख सकते हैं, नहीं तो आपको सुपरवाइजर से भी मिल जाएगा। उसके बाद इसके फेस को आप व्हाइट पेपर से यानी कि जो भी हमारा व्हाइट कपड़ा होता है उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो इसमें जो भी हमारा कचरा है उसमें अगर फेस के बीच में आएगा तो लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप आराम से इस स्टेशनरी पीसेस को यानी कि सील कवर भी हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर यहाँ पर स्टेशनरी पीस लगाया गया है और ये सील के साथ में बिल्कुल कांटेक्ट हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद लीकेज को रोक सकता है। तो यहाँ जब भी हम लोग असेंबल करते हैं 2-3 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर से कोई भी लिक्विड आएगा तो एक तो लीकेज होगा शाफ्ट के थ्रू और एक लीकेज होता है यहाँ फेस के थ्रू। तो फेस में भी आपको इस सील कवर में एक ओरिंग दिया गया है जो पंप के साथ लीकेज को रोकेगा और इस रोटरी के अंदर एक ओरिंग दिया गया है जो शाफ्ट के थ्रू कोई भी केमिकल लीकेज होगा उसको सील करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पीस भी लगाया जा रहा है, इसमें भी डॉल पिन है। यहाँ पर भी एक डॉल पिन दिया गया है। ये छोटा बोल्ट होता है, ये भी सेंटरिंग का काम करता है। ये दोनों फेस को बिल्कुल सेंटर बना के रखेगा और इसको भी टॉर्क रिंच से ही टाइट किया जाएगा, नहीं तो ज़्यादा और कम टाइट होने से प्रॉब्लम हो सकता है। टॉर्क रिंच का इस्तेमाल किसी भी बोल्ट को टाइट करने के लिए क्यों किया जाता है, जब भी हम दो पार्ट को जोड़ते हैं तो बोल्ट से टाइट करते हैं। जब बोल्ट हम टाइट करते हैं अगर हम नॉर्मली हैंड टाइट करेंगे या तो बोल्ट कम टाइट होगा या फिर बोल्ट ज़्यादा टाइट हो जाएगा। अगर बोल्ट ज़्यादा टाइट हो गया तो क्या होगा, एक तो हम दो पार्ट को जोड़ते हैं उसका टेंशन होता है, प्लस बोल्ट हमने ज़्यादा टाइट किया उसका भी टेंशन बढ़ जाएगा, तो बोल्ट जल्दी से टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइट कर रहे हैं बिना टॉर्क रिंच के, कम टाइट कर रहे हैं तो वहां पर लीकेज होने का चांस होगा या फिर बोल्ट बाद में ऑटोमेटिक खुल सकता है रनिंग में, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए टॉर्क रिंच का इस्तेमाल किया जाता है और उस बोल्ट का टॉर्क वैल्यू कितना है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज पर ड्राइंग। जैसे एसएस का बोल्ट है उसका टॉर्क वैल्यू थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर हमारा एचटी बोल्ट है, हाई टेंशन का एमएस बोल्ट है, तो उसमें थोड़ा टॉर्क वैल्यू बढ़ जाएगा। उसी लिए टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है बोल्ट टाइट करने के लिए। जब भी आप स्टैंडर्ड
वर्क करेंगे, कोई काम करेंगे, तो वहाँ पर टॉर्क वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना टॉर्क वैल्यू के आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। स्टैंडर्ड बड़ी बड़ी कंपनियों में, रिफाइनरी ज़्यादातर और पेट्रोकेमिकल प्लांट में या फिर पावर प्लांट में। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो जब भी आपसे टॉर्क वैल्यू कोई पूछता है तो आप उसको अपने हिसाब से बता सकते हैं, अगर जानकारी है तो। नहीं तो आप बता सकते हैं कि सर अलग अलग बोल्ट का अलग अलग टॉर्क वैल्यू होता है, उसी हिसाब से हम लोग टॉर्क वैल्यू देख के टाइट करेंगे, हम पंप के हिसाब से या फिर रोटरी इक्विपमेंट के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 बोल्ट लगाया जा रहा है। इन 4 बोल्टों के ऊपर ही इस कवर को टाइट किया जाएगा। जो यहाँ पर हमने पत्ती लगाया था तो वो पत्ती को रिमूव किया गया। अब जितना इसको हम लोग फिक्स टाइट करेंगे तो ये बॉडी के साथ टच हो जाएगा। इसमें एक ओरिंग आता है जो बॉडी के साथ के लीकेज को सील करता है, कोई भी लिक्विड लीकेज ना हो। और यहाँ पर 4 बोल्ट लगा के टाइट कर दिया जाएगा। जितना हम टाइट करेंगे तो जो हमने पत्ती लगाया था यहाँ पर उतना ही इसमें टेंशन आएगा। अब सील का टेंशन कैसे दिया जाता है? जैसे नॉन कार्ट्रिज टाइप में सील का टेंशन मैनुअली दिया जाता है, लेकिन कार्ट्रिज टाइप सील में क्या होता है कि आपको कंपनी से ही सील का टेंशन मिलता है। आपको सिर्फ असेंबली करके यानी कि सील को फिक्स करके पंप के साथ और लॉक को रिमूव कर देना होता है, ग्रूव टाइट करके, स्क्रू टाइट करके। लेकिन इसमें क्या होता है, टेंशन देना होता है। तो टेंशन कितना दिया जाता है? नॉर्मली 50%, 40%, 60%। सील का डिजाइन क्या है उसी हिसाब से उसका टेंशन दिया जाता है। लेकिन इसमें नियर अबाउट 3 mm है, क्योंकि हमने पत्ती देखा था उसका साइज लगभग 3 mm था। तो ये हमने चेक नहीं किया क्योंकि ये कंपनी से आया हुआ है सील के साथ में, इसलिए हमने यहाँ पर उसको लगा के टाइट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 बोल्ट लगाया जाएगा। इसको आप रोटेट करके चेक करेंगे। लेकिन जब भी आप इसको टाइट करेंगे कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे स्प्लिट का जो जॉइंट है यहाँ पर, ये साइड में होना चाहिए, और यहाँ पर एक प्लग आ रहा है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। जो हम इसको सेल्फ कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसको ओपन करके वहाँ पर हम एक फिटिंग लगा के इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन या फिर एक्सटर्नल लुब्रिकेशन भी दे सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डिजाइन क्या कहता है, अगर केमिकल पंप है तो सेल्फ लुब्रिकेशन नहीं होगा, अलग से देना पड़ेगा। अगर वाटर पंप है तो नॉर्मली सेल्फ लुब्रिकेशन होता है हमारा सील का। उसके बाद 4 बोल्ट यहाँ पर लगा के इसको भी टॉर्किंग किया जाएगा। इसको भी नॉर्मल हम लोग हैंड टाइट मैनुअली नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी टॉर्क वैल्यू होता है। अगर ये कम टाइट होगा तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा टाइट होगा तो भी मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए इसको भी हम लोग टॉर्क वैल्यू से टाइट करते हैं। बोल्ट को टाइट करने के बाद आप सब कुछ चेक कर लेंगे। आप यहाँ चाहे तो फिलर गेज से गैप चेक कर सकते हैं, कहीं यहाँ पर गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो लीकेज हो सकता है। अब आपका सील असेंबली यहाँ पर फिट हो चुका है। अब आप पंप को रनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर एक लॉक है, इस लॉक को रिमूव करना होगा रनिंग से पहले। जो अभी आपने देखा यहाँ पर लॉक रिमूव किया गया। आइए फिर से देख लेते हैं लॉक कौन सा रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। जैसे असेंबली फिनिश होगा इस लॉक को रिमूव करना होगा तो हमारा सील अपने पोजीशन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर एक पिन देख रहे हैं, ये स्टेशनरी पार्ट को रोटेट होने से रोकता है। हमारा जो रोटरी पार्ट है सील का वो घूमता है, लेकिन स्टेशनरी पार्ट फिक्स होता है। यानी कि एक कोई भी पार्ट हमारा फिक्स रहेगा और एक ही रोटेट होगा। अगर दोनों साथ में रोटेट होंगे तो सील को सील नहीं कर पाएगा लीकेज को। तो यहाँ पर ये स्टेशनरी पार्ट है और यहाँ पर 2 पिन दिया गया है, जिसको जो पिन स्टेशनरी पार्ट को रोटेट होने से सील के साथ में रोकता है। एक स्टेशनरी होगा और एक रोटरी होगा। तो हमारा सील असेंबली हो चुका है। ये एंड सेक्शन टाइप पंप है। ये कहाँ पर पंप यूज होगा ये एज पर डिजाइन डिपेंड करेगा, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्प्लिट टाइप मैकेनिकल सील असेंबली होता है। और इसके पार्ट कौन कौन से हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा स्प्लिट टाइप मैकेनिकल सील कैसे असेंबल किया जाता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा। आप इन सभी
पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सील के प्रति तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।